दिल्ली में करिश्मा हो गया है, राजपाट बदल गया, सत्ता का केंद्र बदल गया। आम आदमी ने दिल्ली में बदलाव का जो बिगुल फूका था उसे मकाम मिल गया है। दरअसल अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी और साथ ही शुरू होगा नई सरकार की अग्नि परीक्षा का दौर। शुरू होगा दिल्ली की करीब 2 करोड़ की आबादी को उसका हक दिलाने का दौर। नई सरकार से नई उम्मीदें होंगी, वो सपने सच करने की उम्मीदें जिसे रैलियों और घोषणा पत्र के जरिए दिल्ली को दिखाया गया था। तो सबसे पहले आइए आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या है दिल्ली का हक और क्या वो हक दिल्ली को मिल पाएगा। जिनको लगता है सरकार बनानी चाहिए, जरा हाथ खड़े करें। दिल्ली में बदल गई सत्ता, दिल्ली में बदल गया निजाम। अब क्या दिल्ली में बदल जाएगा सिस्टम? क्या आम आदमी को मिलेगा सुरक्षा का हक? क्या आम आदमी को मिलेगा बिजली पानी का हक? क्या अवैध कॉलोनियां हो जाएंगी नियमित? क्या अब आम आदमी को मिलेगा उसका पूरा हक? तो क्या आम आदमी को उसका हक मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? या फिर दिल्ली में नए निजाम को लाने वाली जनता के हक की राजनीति की चक्की में पिस जाएगी वो जनता? हमारे साथ हैं आनंद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ दिल्ली की पूर्व चीफ सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा कुछ ही देर में होंगी। बिजली के मुद्दे पर काम कर रहे राजीव काकड़िया हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि दिल्ली के आम आदमी को कैसे मिलेगा बिजली पानी का हक। पूर्व आईपीएस अफसर गौतम कौल साहब हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे कि दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा का माहौल कैसे मिल पाएगा। वो बहादुर नौजवान हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा दिल्ली की सड़कों का एक डरावना सच। और साथ ही टाउन प्लानर ए.के. जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या हर दिल्ली वाले के सिर पर छत मिल पाएगी, हर बेघर को घर का हक मिल पाएगा। इससे पहले कि मैं तमाम मेहमानों से बातचीत शुरू करूं, आनंद प्रधान जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूं इस मामले में। क्या लोकतंत्र की यही खूबसूरती और यही खासियत है कि अगर चुनी हुई सरकार चाहे तो आम आदमी को उसके हक से दूर नहीं रख सकती है? निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि लोगों ने, अगर लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों की इच्छा उसके जरिए व्यक्त होती है, तो वो इच्छा लोगों ने अपनी जाहिर कर दी है, वो क्या चाहते हैं। अब ये सरकार पर और ब्यूरोक्रेसी पर, यानी लेजिस्लेचर और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है उस पर यह दबाव है कि वो उसको डिलीवर करना है। क्योंकि लोगों की इच्छा अगर लोकतंत्र में सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, तो उस इच्छा को पूरा करना, उसके रास्ते निकालना, इसकी जिम्मेदारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पर है। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसे वायदे नहीं हैं जो पूरे नहीं किए जा सकते, बल्कि उनको पूरा किया जाना चाहिए। ये लोगों की अपेक्षा है और ये एक नए जनतांत्रिक जो क्रांति हो रही है देश में, उसकी लोगों की अपेक्षा है कि अगर ये लोगों का हक है, ये लोगों का हक है हर मुद्दे पर, क्योंकि लोगों के हक से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल ये सुनते सुनते कान पक गए कि दिल्ली में डर लगता है। ये खबर पढ़ते और देखते हुए बरसों बीत गए कि दिल्ली की सड़कों पर निकलने से बेटियां खौफ खाती हैं। दिल्ली में सरेशाम लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं। दिल्ली को इसी डर से आजाद कराने के नाम पर नई सरकार वजूद में आई है। तो क्या अब मान लिया जाए कि दिल्ली की महिलाओं को उनकी सुरक्षा का हक मिलेगा? एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर होगी बातचीत। तारीख 23 दिसंबर 2012। ये तस्वीर आज से ठीक 1 साल पहले की है। 16 दिसंबर को दिल्ली के बसंत कुंज में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी पर उबल पड़ा था पूरा देश। ठिठुरते ठंड में आम आदमी के गुस्से की तपिश राष्ट्रपति भवन तक पहुंची तो सोई हुई सरकार को नींद से जागना ही पड़ा। आनन फानन में सरकार को महिलाओं के लिए मजबूत कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिना किसी लीडर के चले इस जन आंदोलन ने सरकार को आम आदमी की ताकत का एहसास कराया। तो नई नवेली आम आदमी पार्टी को भी महिला सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा दे दिया। निर्भया आंदोलन के गुस्से को वोट में बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात की। महिलाओं ने भी आम आदमी को बढ़ चढ़कर वोट दिया
वायदा पूरा करने का मौका दिया। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और कई चुनौतियों के साथ साथ केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के भीतर असुरक्षा की भावना को खत्म करना है। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की बेटियां अब बेखौफ होकर जी सकेंगी? क्या दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा दे पाएगी केजरीवाल की भावी सरकार? क्या महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल दस्ते बनाए जाएंगे? क्या कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और पुख्ता होगी? आम आदमी की सरकार से दिल्ली की महिलाओं को बहुत उम्मीद है। सरकार बनने से पहले ही दिल्ली के दो भाइयों की बहादुरी ने आम आदमी के भीतर भी बदमाशों से लड़ने का नया जोश भर दिया है। दिल्ली के रहने वाले दो भाइयों ने रविवार की सर्द रात में अपनी बहादुरी से दो महिलाओं की जिंदगी बचाकर एक मिसाल पेश की है। पेशे से ड्राइवर अमनदीप और एक एनजीओ में काम करने वाले उनके भाई वीरू साहनी अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल जा रहे थे। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक इनोवा कार में हो रही हलचल ने इनके कान खड़े कर दिए। ऑटो ना बिल्कुल उसके साथ साथ लगाना शुरू कर दिया। हम एकदम ऑटो के मतलब गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे, तो इतने में मैंने अपनी बुआ का फोन लेके पुलिस को मतलब 100 नंबर पे फोन कर दिया। वीरू ने फौरन 100 नंबर डायल कर पुलिस को इत्तला दी। इसके साथ ही दोनों भाई इनोवा कार का पीछा करने लगे। आगे जाकर इनोवा कार एक जगह रुकी। ड्राइवर अमन ने ऑटो को इनोवा कार के आगे लगा दिया। हमने गाड़ी रोकी तो अंदर से गाड़ी के भी शोर शराबा होने लगा और हमने भी बाहर से शोर मचा के पब्लिक को वहां इकट्ठा करके गाड़ी से बाहर निकाल दिया। 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। तो जैसी मतलब गाड़ी रुकी और जब भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई, उनमें से एक लड़का भाग गया, बाकी 2 लड़कों को पब्लिक ने पकड़ लिया था। भीड़ ने बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने बदमाशों की कार को तोड़ने की कोशिश की। इतने में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि बदमाश 2 लड़कियों को किडनैप करना चाहते थे। लड़कियों के साथ एक 6 महीने का बच्चा भी था। इस घटना के बाद सवाल उठने लगा कि क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में भयमुक्त माहौल दे पाएगी? क्या मुख्यमंत्री बनने जा रहे केजरीवाल दिल्ली की बेटियों से किया हुआ वादा पूरा करेंगे? क्या केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को उनका हक दे पाएंगे? विनय कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। ये जिम्मेदार नागरिक दोनों बहादुर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वीरू साहनी और अमनदीप साहनी। बताइए जरा दर्शकों को, क्यों आपको शक हुआ इस इनोवा गाड़ी में? क्या देखा आपने? हम सफ्दरजंग की तरफ जा रहे थे। मेरे बुआ के लड़के के लड़की हुई थी, हम वो देखने के लिए जा रहे थे और लाजपत नगर क्रॉसिंग से हम लेफ्ट टर्न लिया था सफ्दरजंग के लिए, रूट पकड़ा था वो वाला। तो हमने हमारे एकदम अचानक आगे से ओवरटेक करती हुई इनोवा निकली थी। तो इनोवा में मतलब काफी गलत तरीके से वो अपनी गाड़ी चला रहे थे जी। तो काफी गलत तरीके से चला रहे थे। हमें लगा मतलब कि ये कैसे चला रहे हैं, एक बार हम इन्हें बोल देते हैं। तो हम उनके पास जब गाड़ी लगाने गए देखा तो गाड़ी के अंदर मतलब उसको लड़कियों को 2 लड़कियां थी और 2 थे, यानी एक ड्राइवर और एक उनके साथ में कोई और भी था, मतलब उनका हेल्पर था या कुछ भी था। तो वो दोनों मिलके मतलब उन लड़कियों के साथ में मिसबिहेव कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे उनके साथ में और काफी मतलब गाल की तरफ उनके निशान विशान भी लगे हुए थे। हमने इतने पास से मतलब ऑटो करके देखा था। तो जब ये सीन देखा तो हमने मतलब फैमिली से डिस्कशन करा, क्योंकि पूरी फैमिली थी हमारी ऑटो में। हम सफ्दरजंग अपने भाई की लड़की को देखने के लिए जा रहे थे। करीब 10:15 का ये टाइम था। तो हम जब देखने गए तो हमें ऐसा लगा कि मतलब इसमें गलत हो रहा है, इस चीज को रोकना चाहिए। तो मेरे भाई जो अमन है वो ऑटो चला रहे थे, उन्होंने ऑटो अपना उसके पीछे फॉलो करना लग दिया, चेस करने लग गए, उनको पीछे करने लग गए। इतने में फिर मेरी बुआ ने मुझे 100 नंबर का फोन करने के लिए कहा, तो मैंने उस वक्त 100 नंबर पे कॉल किया और पूरा गाड़ी का बताया कि एक इनोवा गाड़ी है ग्रे कलर की, DL4CAE करके 8099 नंबर है। इस गाड़ी में कुछ लड़कियों के साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस में मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने फिर कहा कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो हमने उन्हें बताया कि लाजपत नगर क्रॉसिंग से हम अमर कॉलोनी की तरफ लेफ्ट टर्न लिया है हमने जी। तो हम अमर कॉलोनी मार्केट की तरफ, हम लोकल है वहाँ का, तो हमें पता है कि वहाँ का रश एरिया ज्यादा है, तो हम इनोवा को पकड़ सकते हैं। इसलिए हमने अपना ऑटो वहाँ पर, जो मेरे भाई ने ऑटो लगा रखा था उसके पीछे में पीछे पीछे चलते रहे। तो वहाँ पर जब पहुंचे तो इनोवा, इन्होंने आगे की तरफ एक ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर एकदम सुनसान थोड़ी जगह थी, तो उन्होंने अपनी इनोवा वहाँ पर रोकने की कोशिश की। इतने में हमने अपना ऑटो जो था भाई ने आगे लगा दिया उस गाड़ी के। तो जैसे ही गाड़ी के आगे ऑटो लगाया, फटाफट हम ऑटो से उतर के सीधा ड्राइवर की सीट के पास में पहुंचे और उसका बाहर निकाला। और जैसे ही बाहर निकाला तो उन लड़कियों का ये था कि वो काफी चीख चीख के रोने लगी और बोली कि भैया हमें बचा लो, ये हमें मतलब मार देंगे और ये कर देंगे।
उल्टा सीधा कुछ कर देंगे हमारे साथ में। तो इतने में भीड़ में आवाज वगैरह सुन के इतने में भीड़ इकट्ठी हुई और उनके साथ में मतलब भीड़ ने मारपीट वगैरह। आपने बहुत बहादुरी दिखाई और आपने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपना फर्ज निभाया। गौतम कौल साहब, ये तो इन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, इस वजह से एक बड़ी वारदात घटने से बच गई, वरना पिछले साल जो निर्भया के साथ हुआ हम सब ने देखा। क्या सुरक्षा देना महिलाओं को इतना बड़ा काम हो गया है दिल्ली में कि हम दे ही नहीं पा रहे हैं? आप दे तो रहे हैं, आप ये नहीं कहिए कि आप दे नहीं पा रहे। चीज ये है कि निर्भय जो इंसिडेंट था उसके बाद से दिल्ली पुलिस में बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं और वो तब्दीलियां अभी भी चल रही हैं, और जिससे कि वो जो है जो इस वक्त जो सड़क की जो सुरक्षा है वो काफी हद तक जो है वो ज्यादा अच्छी हो गई है। पर इसके पर जो दिल्ली पुलिस का अपना जो काम है उसको छोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो म्युनिसिपल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि सड़क पे बिजली जो है वो रात में ठीक तरह से चलनी चाहिए, सड़कें जो हैं वो जो है ठीक तरह से उनकी मरम्मत रहनी चाहिए। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पुलिस को जल्दी आने में मदद करता है, और या आम आदमी को जो है वो उसको जो है वो दहशत नहीं रहती। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए जब इस तरीके की घटना होती है तो खुद जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनकी तरफ से कहा यह जाता है कि क्योंकि पुलिस जो है वो राज्य के अंडर में नहीं है, वो केंद्र के अंडर में आती है, जो फुल स्टेटहुड का मुद्दा है दिल्ली का वो उछल जाता है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री तक कहती है कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं। तो अब जब एक नया निजाम आ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। ये पुलिस जो है ये अपने फर्ज निभाती है, और ये किसके कंट्रोल में आना चाहिए, वो कंट्रोल किस चीज का है, वो है थाने की पोस्टिंग, थाने के तबादले। ये जो है ये इसका कंट्रोल जो है अगर ये आपको लेना है तो मेरे ख्याल से ये व्यवस्था जो है ये ठीक नहीं है। जो आपने अफसर नियुक्त किए हैं या तो आप बड़े पदों को जो आप खत्म कर दिए और उनकी जगह पे नेताओं को लगा दिए, और नहीं तो आप जो जिम्मेवारियां आप सीनियर अफसर्स को देते हैं उनको कम से कम निभाने तो दिए, और अगर वहां कोताही होती है तो उनके कान पकड़िए। तो जब लॉ एंड ऑर्डर का कोई मुद्दा आता है तो फिर फुल स्टेटहुड की बात क्यों होने लगती है पैरेलल? नहीं होने इसीलिए लगती है क्योंकि जब आपके पास 272 वार्ड है, काउंसिलर्स है, वहां पे 70 कंस्टिट्यूएंसीज है, एमएलएस है, उनके द्वारा कोई भी चीज आप प्रकट नहीं कर सकते हैं पुलिस को, क्योंकि पुलिस नहीं मानेगी कि एमएलएस और काउंसिलर्स का कोई रोल है। पर यह भी बात ठीक है कि इस वक्त दिल्ली में उस किस्म की पॉलिटिकल इंटरफियरेंस कुछ भी नहीं है, नहीं होते भी लाभ होता है पब्लिक को। दोनों चीज की जरूरत है। एक तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का कोई एवेन्यू होना ही होना चाहिए, पर अच्छे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो फायदा नहीं उठाएंगे दोनों लोगों से। दूसरी जो बात है, चीफ मिनिस्टर के तहत हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत हो, अगर पुलिस इसके ऊपर ध्यान दे और उनको लगे कि सुरक्षा, लेडीज का सुरक्षा, विमेन का सुरक्षा बहुत बड़े प्रायोरिटी पे है, ये नहीं कि जो बाकी केसेस, रेप हमारे तुलना इतनी होती पिछले साल थी, इस साल इतनी कम हो गई है, वो नहीं, आंकड़े की बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन हर एक केस की करे और कदर करे जो लेडी आती है कंप्लेन करने के लिए। मुझे लगता है काफी फर्क उसी से पड़ जाएगा। जी आनंद प्रधान, फिर ये लच्छेदार बातें क्यों होती हैं लोगों को बरगलाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मुद्दा असल में है, अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को ओवरऑल दिल्ली में सुरक्षा का क्या माहौल है उससे जोड़ करके देखना चाहिए। अगर दिल्ली में हम हर नागरिक को सुरक्षा देने का, उसको एक पुलिस थाने में अपनी जाकर के वो कंप्लेन कर सकने की हिम्मत जुटा सके। अभी तक का एक्सपीरियंस ये रहा है कि लोग डर के मारे वहां थाने में कंप्लेन करने नहीं जाते, गवाही देना नहीं पसंद करते। उनको लगता है कि अगर पुलिस के जाल में कौन फंसने जाए, वहां हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें कहीं फंस तो नहीं जाएंगे हम खुद अगर हमने रिपोर्ट किया। ये एक जो लोगों के अंदर भय है, इसको निकालना, और इसके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं कि पुलिस हो चाहे कोई और दूसरी सरकारी एजेंसी हो, उसको कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अकाउंटेबल होना चाहिए लेजिस्लेचर के प्रति। और जो लेजिस्लेचर है, मैं मानता हूं कि उसमें जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो बहुत ही पेटी कारणों से होता है, और कई स्टेट्स में हम ये देख चुके हैं कि एक तरह की कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कोशिश होती है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपने पुलिस की हम कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने को तैयार नहीं है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की उसमें कोई राय की जगह नहीं है, तो
ये भी कोई अच्छा लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है। बिल्कुल। गौतम कौल साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पॉजिटिव इंटरफेरेंस नेताओं का क्यों ना हो कि पुलिस का रवैया बदले। पुलिस जो है वो सर्विस में है आम आदमी की, और आम आदमी अगर जाए तो पुलिस उसी भाव से आम आदमी से बात करे। मेरा अपना ये कहना है कि इस समय कोई रुकावट नहीं है कि आम जनता का जो है नुमाइंदा वो पुलिस के साथ बैठ के कंधे पे कंधा लेके उसके साथ जो है वो जो उनकी बातें हैं, अपनी जो चाहते हैं, वो जो आम जनता के लिए अगर सहूलियत है या उनके सेफ्टी की बात है, अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से किसी को भी आपत्ति नहीं है, किसी विभाग में आपत्ति नहीं है कि वो साथ। दूसरी बात यह है कि पुलिस जो है वो असेंबली में सब्जेक्ट के तौर पे उस पर बहस हो सकती है, उसके ऊपर जो है जो उनको उंगली उठानी है उनमें कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि दिल्ली के असेंबली में ये जो है होम डिपार्टमेंट की जब बहस होती है तो दिल्ली पुलिस जो है उसका सब्जेक्ट जो है वो लिया जाता है। देखिए तो ये एक तरह से एक उदाहरण अकाउंटेबिलिटी वहां है। साल का उदाहरण चीज ये है 16 दिसंबर की घटना के बाद चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के कई सांसदों की तरफ से यह मांग आई कि उस समय के पुलिस कमिश्नर को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। एक संदेश जाना चाहिए पुलिस महकमे में कि जो घटनाएं अगर इस तरह की होती हैं तो उसके सर्वोच्च पदाधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कई राज्यों में यह प्रयोग हुआ कि अगर किसी जिले में सांप्रदायिक दंगा होता है तो वहां के डीएम और एसपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे राज्यों में दंगे रुक गए इसके कारण। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और पिछले साल की घटना के बाद वहां के कमिश्नर को नहीं हटाया जा सका। अगर आप रेप के हिसाब से अगर अकाउंटेबल नहीं, वो रेप एक सिंपल रेप की घटना नहीं थी, वो एक कोई सामान्य घटना नहीं थी, उसने पूरे देश के अंतरात्मा को झकझोर दिया था। का तो सवाल ही नहीं है। नहीं, उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। वहां सवाल एक सामान्य रेप की घटना का नहीं था, उसको बाकी घटनाओं से जोड़कर देखने की नहीं, उसने पूरे देश को और दिल्ली को जिस तरह से लोगों को झकझोर दिया था उस समय यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। बिल्कुल। आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। और गौतम कौल साहब, ये तो बात आप भी मानेंगे कि न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ देश, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की नजरें उस केस पर थी। अगर हम ऐसे केस में जिसमें हमने कहा कि हमने अपना कानून तक बदल दिया, इतना मिसाली केस हमने उसे माना, तो उस केस में अगर हम पुलिस की भी जवाबदेही तय करते तो यकीनन क्या ये मिसाल नहीं बनता। मैं आपसे जवाब लूंगी इस बारे में। हमारे साथ वीरू साहनी और अमनदीप साहनी, दोनों बहादुर भाई इस वक्त लगातार इस खास पेशकश में बने हुए हैं। आप दोनों बताइए जरा, क्या आपको कहीं ना कहीं 16 दिसंबर का वो केस भी जहन में आया जिस वक्त आपने देखा कि गाड़ी में लड़कियों को जबरदस्ती डालकर लेकर जाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत काम हो रहा है यहां पर? जी, मैं अमनदीप, जो ऑटो ड्राइवर, जो उस टाइम ऑटो ड्राइविंग कर रहा था जी। और 16 दिसंबर की जो आप बात कह रहे हैं, 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे था और उस दिन मैंने एक से चीज सीखी थी कि आज के बाद अगर कोई ऐसा किसी लड़की के साथ होता है मेरी आंखों के सामने तो मैं उसको नहीं होने दूंगा। और जब ये वाकया घटा, जब मैंने देखा कि एक लड़की के साथ और 2 लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ मारपीट एक गाड़ी में की जा रही है, और जब हमने उसका पीछा किया जी, और पीछा करते करते जब हम उसके पास ऑन द स्पॉट पहुंचे, जब मैंने उसको पकड़ा तो मेरे भाई एक वीरू साहनी है, इन्होंने एक दूसरे लड़के को पकड़ा। और मैं एक चीज तारीफ करना चाहूंगा कि जिस स्पीड से हमने उसका पीछा किया उसी स्पीड से हमारे पास पीसीआर, पुलिस की पीसीआर वैन पहुंची, और साथ के साथ अमर कॉलोनी थाने से जो हमारे यहाँ के मिस्टर ललित हैं, जो कि एक वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, और वो ऑन द स्पॉट फटाफट हमारे पास 5 मिनट में हमारे पास पहुंचे। और गौतम कौल साहब, तो देखिए ना, मतलब एक तरफ एक नागरिक है जो जागरूक था, जिसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और पुलिस ने जिस तरीके से इसकी मदद की, उसके बाद क्राइम रुका। इसकी बात तो आप कहेंगे कि अगर तालमेल बिठाया जाए तो यकीनन बड़ा बदलाव आ सकता है। कौन सा? इसमें 2 राय है ही नहीं जी। ये जो है, जो ये हादसा हुआ है, इसमें जिस तरह से एक आम आदमी ने जो है अपनी जिम्मेवारी निभाई, एक पुलिस के ग्रुप ने जो है अपनी जिम्मेवारी निभाई, ये तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में ये तो आम बात हो जानी चाहिए।
ये मिसाल जो है ये आम मिसाल बन जानी चाहिए। लेकिन अफसोस तो यही है ना कि देखिए आजादी के इतने साल के बाद भी हम इसे आम बना नहीं पाए, ये एक आम बात बन नहीं पाई है। इसी वजह से हम इस तरीके की डिबेट्स कर रहे हैं। एक साल के अंदर जो गृह मंत्रालय ने जो है पुलिस को और एडिशनल गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए दी हैं और करीबन 800 आदमी और नए सैंक्शन किए हैं, तो उससे जो है पुलिस की तादाद जो है सड़क पे और उसके जो कहना चाहिए इस्तेमाल करने के जो औजार हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं पुलिस को और सहूलियत देने की जरूरत है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं आपसे ये भी जानूंगी कि कैसे आम आदमी को उसकी सुरक्षा का हक मिलेगा, इस मुद्दे पर मैं लौटूंगी। लेकिन अब जरा बिजली और पानी की बात कर लेते हैं। दोनों सीधे सीधे आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिजली और पानी। दिल्ली जैसे महानगर के लिए ये मुद्दे ऐसे हैं जिसका हक अगर मिल गया आम आदमी को तो ये पूरे देश में एक मिसाल बनेगी। सरकार बनाने के बाद बिजली और पानी का मुद्दा केजरीवाल के सामने सबसे पहले दस्तक देगा। इसीलिए हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या दिल्ली की 2 करोड़ जनता को मिल पाएगा बिजली और पानी का हक। ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। अरविंद केजरीवाल ने उस अग्नि परीक्षा की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जिसकी प्रतिज्ञा लेकर उन्होंने दिल्ली के तख्तोताज का वारिस बनने का फैसला लिया है। अब दिल्ली अपना हक मांगेगी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। हक दिल्ली की जनता को रोजाना 700 लीटर पानी मुफ्त देना। हक आधी दर पर अंधेरी दिल्ली को रोशन करने का। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को 1080 मिलियन गैलन पानी की रोज जरूरत है, यानी अभी 835 मिलियन गैलन पानी ही उपलब्ध है, यानी 245 मिलियन गैलन की रोज कमी है। दिल्ली को मुफ्त पानी देने के फैसले से नई सरकार को सालाना 340 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। उससे भी बड़ा सवाल है कितना पानी आएगा कहां से। दिल्ली में वाटर स्केर्सिटी बहुत ज्यादा है। हमारे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अगर आप 5000 ब्लॉक्स कंट्री में है, 800 ब्लॉक्स बिल्कुल डेफिशिएंट है और दिल्ली उसमें है। और दिल्ली में भी 50%, 100% नहीं, 240% कम है वो जो वाटर लेवल है, इतना कमी है। सीएम बनने जा रहे केजरीवाल के वायदे के मुताबिक 700 लीटर पानी दिल्ली के हर परिवार को मुफ्त मिलेगा। अगर हर परिवार में औसत 4 सदस्य हैं, तो एक सदस्य को 175 लीटर पानी मिलेगा। अब सवाल ये है कि सरकार बनाने के बाद केजरीवाल बिजली के बिल को आधा करने का वादा कैसे पूरा करेंगे। जानकारों की माने तो दिल्ली अपनी जरूरत के 1/4 हिस्से की बिजली का ही उत्पादन कर पाती है। बाकी दिल्ली अपनी बिजली की जरूरतों के लिए एनटीपीसी और दामोदर वैली कॉरपोरेशन पर निर्भर है। कोयले और गैस के बढ़ते दामों और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी की वजह से सस्ती बिजली खरीद पाना मुश्किल है। 2014 की गर्मी में दिल्ली को 6000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के आम आदमी को गर्मी में बिजली देने की कोशिश में सरकार को ही पसीना आ सकता है। सरकारी खजाने पर जो बोझ सब्सिडी के तौर पर अभी 500 करोड़ का है, वो 4500 करोड़ यानी 9 गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले संसाधन चाहिए, मेरे ख्याल से संसाधन अभी दिक्कत होगी उसे। और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी का सवाल है। हाँ, दिल्ली के पाइप्स बहुत पुराने हैं, काफी खर्चा करके इसको अगर अपग्रेड किया जाए तो लीकेज काफी कम हो जाएगी। बट उसको भी पाइप को रिप्लेस करने के लिए और नए लगाने में समय लगेगा और पैसा लगेगा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि दिल्ली में 2002 में घरेलू उपयोग वाली बिजली के लिए 1 रुपए 37 पैसे प्रति यूनिट कीमत थी, जो 10 साल बाद यानी 2013 में बढ़कर 6 रुपए प्रति यूनिट के करीब हो गई है। ऐसा नहीं है कि इस दाम को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन वायदा 50% कटौती का है। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली वालों को बिजली पानी का हक देगी केजरीवाल की सरकार, क्योंकि यही उठेगी देश को हक दिलाने की नई उम्मीद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आम आदमी को बिजली और पानी का हक। शैलजा जी, ये जो नई सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी, 50% बिजली के बिलों में कटौती संभव हो पाएगा? ये संभव नहीं हो पाएगा, पर मुझे लगता है कि कई चीज जो उन्होंने उठाए वो अच्छे भी है कि अगर मीटर बहुत रफ्तार उसकी ठीक नहीं है, अगर चोरी हो रही है, अगर कोई आप बहुत एग्जैजरेटेड तरीके से बता रहे लोगों को ये कॉस्ट आ रही है, उसको देखने की जरूरत है। और हर वक्त नागरिक को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मेरी सुनवाई हो जाएगी इन बातों पे। तो ये मैं कहूंगी कि अच्छा मुद्दा है, पर 50% कम करना आउट ऑफ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपके जो पावर है वो आता है दूसरे राज्यों से, जो स्टेट गवर्नमेंट से है, तो उसके कोई कम नहीं कर सकते हैं।
बाकी जो पैसा है वो आपको मेंटेनेंस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो या जो भी हो, आपके ट्रांसको वगैरह जो जनरेशन कंपनीज है उनके लिए जरूरत है। अगर उसमें कोई आप अड़चन डालेंगे तो आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगा, उसके बाद ये सारा फूकना वुकना शुरू हो जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मर्स फूकते हैं, इस वक्त दिल्ली में जो है मोर और लेस स्टेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर हमें वापस जाना है उन दिनों में जब बिजली कटौती होती थी, 4-4 घंटे बिजली नहीं आती थी, कोई ये नहीं था सेटिस्फैक्शन की जरूर पूरा संडे चला जाएगा बगैर कट, ये सब दिन वापस आने की संभावना है। पर मैं कहूंगी कि अगर ये करना चाहेंगे तो करना चाहिए। सब्सिडी अगर देना है 3000 करोड़ कम से कम लगेगा अगर आपको पूरे दिल्ली को देना है। अगर आपको जो बिल्कुल नीचे के वर्ग के लोग हैं उनको और सब्सिडी देनी है, वो तो कोई भी सरकार कर सकता है और उनके लिए करना भी चाहिए। पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके लिए क्यों सब्सिडी मिले? वो तो इट्स ओनली एफिशिएंसी रिक्वायर्स कि आपको पेमेंट करना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो सब्सिडी वाली बात कही जा रही है, ये तो ऐसा लगता है जैसे एक नाक सीधी तरीके से पकड़ ली और फिर नाक घुमाकर पकड़ी, ये वैसा वाली मिसाल नहीं लगती है? सब्सिडी देकर बिल कम करना, क्या कम करना हुआ? देखिए, हम लोग अगर सब्सिडी ही होती तो पिछली सरकार को हम लोग बोलते रहते हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। दिल्ली वाले फेयर प्राइस देने को तैयार हैं। हमारी परेशानी सिर्फ ये है कि एक ट्रांसपेरेंट पावर परचेज मैकेनिज्म नहीं है। देयर आर स्वीट आर्ट डील्स हैपनिंग। बहुत आराम से उन लोगों को बहुत ये दिया हुआ अनाप्शन, आप जिस रेट पे भी बिजली खरीद रहे थे वो 2008 तक मानते हैं बिजली महंगी हो रही थी। 2008 के बाद कैपेसिटी जनरेशन इतना इंक्रीज हुआ है कि पावर परचेज हैज बीन गोइंग डाउन एवरी ईयर, और हमारे पास वो आंकड़े हैं। आई हैव ऑल द पेपर्स राइट हियर। नहीं, तो आपका टेक क्या है? ये सस्ता हो सकती है बिजली की तरह? डेफिनेटली सस्ती हो सकती है, बट अगर आप 50% भी कटौती हो सकती है? 50 तो नहीं, खैर नहीं, देर भी हो। देखिए 2-4 प्रोसीजर्स हैं, प्लस ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन तो सिर्फ सब्सिडी आ सकती है। कितनी फीसदी हो सकती है कम? मेरे हिसाब से करीब 25-30% कम हो सकती है। 25-30% बिजली के बिलों में कटौती हो सकती है, जानकार का ये मानना है। कैसे होगी, किस तरीके से होगी, तमाम सवालों के मैं जवाब लूंगा।